हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। BPCS 184 जो हमारा कोर्स है स्कूल साइकोलॉजी, उसकी सेकेंड यूनिट हम देखेंगे। ये है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स, कोई भी जब आप आंसर लिखते हो ना, तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपके पास हर यूनिट का तैयार होना चाहिए। और वो अगर आप अच्छे से लिखते हैं अपने आंसर्स में, तो टीचर का बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है स्टार्टिंग में आपके आंसर्स को पढ़ते ही। ठीक है। तो इसमें अगर आपको जो इंट्रोडक्शन है वो क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि भाई डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो डेवलपमेंट का जो सिंपल मतलब होता है वो होता है कि कंसेप्शन से लेके आप जब आपकी मृत्यु होती है, डेथ तक, वो जो कंटिन्यू आप एक पैटर्न ऑफ चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिलते हैं, वही है डेवलपमेंट। अब आप कहेंगे कि कंसेप्शन क्या है। कंसेप्शन ये है भाई, जब बच्चा पेट में लगता है ना, जैसे मैं कहूँ कि सिंपल सा है कि मेल एंड फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और बेबी जब पेट पड़ा, अगर हम उसको हम हिंदी भाषा में बात करें, तो वो टाइम पीरियड बोला जाता है कंसेप्शन। वहाँ से लेके आपकी मृत्यु होती है तब तक आप कंटिन्यू, आपकी एक यात्रा रहती है, आप एक कंटिन्यू पैटर्न ऑफ चेंज में रहते हैं। समय के मतलब धीरे 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 आप फिर बड़े होते हैं, और फिर पैदा होंगे, और इस तरीके से पूरा एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है एक चेंजेस का। तो यही है। तो मैंने कहा डेवलपमेंट आप लिखेंगे तो लिखेंगे इट रेफर टू डेवलपमेंटल एज ए पैटर्न ऑफ चेंज ओवर टाइम विच बिगेन एट द कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ठीक है। आगे, डेवलपमेंट अकर्स इन डिफरेंट डोमेन सच एज बायोलॉजिकल, तो उसमें हो सकता है कि आपका फिजिकल जो बीइंग है उसमें चेंजेस आना, बायोलॉजिकल हो सकता है, सोशल, इमोशनली एंड कोग्निटिव। तो डेवलपमेंट जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन आएंगे। वो बायोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है, सोशल चेंज भी हो सकता है, इमोशनली भी, एंड कोग्निटिव। कोग्निटिव होता है जो आपका जो थॉट होता है, थॉट जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से चेंजेस होते हैं, वो कोग्निटिव होता है। इमोशनल ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस, समय के साथ आप और ज़्यादा थोड़े मैच्योर हो जाते हैं और धीरे धीरे आप चीज़ों को और समझने लग जाते हैं। सोशली, कि समाज के आसपास आपको कैसा रिलेशनशिप रखना है, लोगों से कैसे बात करना है, किस तरीके से कम्युनिटी के साथ मिल के रहना है, ये सारी चीज़ें। फिजिकल चेंजेस वो बायोलॉजी का पार्ट है, समय के साथ आपकी हाइट भी बढ़ती है, मसल्स भी बढ़ती हैं, फिर आप बूढ़े भी होते हैं, इस तरीके से। तो ये डेवलपमेंट का आपको सबसे पहले ये लिखना है इतना। फिर आप बात करेंगे कि द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ ए फील्ड ऑफ साइंस डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन स्पीसीज फ्रॉम द कंसेप्शन, वही द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट टिल डेथ। तो फिर आप लिखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक साइंस की ही फील्ड है जो कि प्रॉपरली जिसको किस चीज़ पे वो डिवोट करती है। तो डिवोट का मतलब ही है यहाँ पे कि जिसका मेन फोकस है वो यही है कि डेवलपमेंट प्रोसेस में आप ह्यूमन स्पीसीज़ की यहाँ पे बात की गई है, जो कि एक प्रोसेस है जो कि कंसेप्शन से लेके, कंसेप्शन में पहले भी आपको बता चुका कि प्रेग्नेंट जब आप मीन्स महिला होती है, तो उससे लेके कंसेप्शन से लेके टिल डेथ तक की पूरी जो जर्नी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का ही पार्ट है, और इट इज़ एसोसिएटेड विद द ह्यूमन स्पीसीज, सबसे मेन चीज़, इसलिए वो ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट उसमें बोला गया है। आगे, दिस डिसिप्लिन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय स्कॉलर स्टडिंग देयर ओन स्पीसीज। तो इसके अलावा ये जो स्कॉलर्स हैं, इसमें सिंपल है कि कोई भी स्कॉलर, ऑफ कोर्स ह्यूमन ही तो है ना, एनिमल तो कोई स्कॉलर हो नहीं सकता। तो आप जैसे कल को स्कॉलर बनते हैं, आप रिसर्च करते हैं, रिसर्चर बनते हैं, तो यही है यहाँ पे कि ये वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कॉलर्स जो है खुद की ही स्पीसीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक आपको स्कॉलर का नाम ध्यान रखना है, जीन पाइजी। ठीक है। ये जो हैं, आप इसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो तो प्लीज़ आप देख लेना। तो जी मीन्स JEEN PIAGET, टी इसमें साइलेंट है। तो जीन पाइगी जो हैं, ये क्या हैं, टू इज़ नोन टू हैव स्टडीड एंड क्लोजली ऑब्जर्व्ड हिज ओन 3 चिल्ड्रन इन डेवलपिंग हिज वर्क ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन। तो ये जो थिंकर है, मीन्स ये जो स्कॉलर हैं, इन्होंने अपने 3 जो बच्चे हैं, 3 जो चिल्ड्रन हैं, उनको ऑब्ज़र्व किया क्लोजली, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया अपने बच्चों को, और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, वो उन्होंने दी। तो ये देखो, एक मतलब स्कॉलर का नाम भी आपने डाल दिया, पहले आपने डेफिनेशन डेवलपमेंट की भी लिखी, फिर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, और एक स्कॉलर का नाम। अगर ये बेसिक चीज़ आप अपने आंसर्स में लिखते हैं, तो इतने आंसर्स को पढ़ते ही ना टीचर का माइंडसेट क्या होगा, पॉजिटिव एक आपके प्रति लगेगा। उसको लगेगा कि हाँ, ये जो आंसर जो लिखा है जिस भी स्टूडेंट ने, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, मीन्स उसको पता है बेसिक चीज़ें, उसको उसका अंडरस्टैंडिंग पार्ट काफ़ी अच्छा है। और ये स्टार्टिंग में जब आपका इंप्रेशन जाएगा आंसर सीट पे, तो ऑफकोर्स आगे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे ही। तो ये आपको इंट्रोडक्शन ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं अब।
अब है इशू एंड थीम्स इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अगर हम बात करें कि इसमें इश्यूज़ क्या क्या हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड, देखो सबसे पहला है नेचर और नर्चर इशू। अब देखो इसमें रटो मत फ्रेंड्स, सिंपल में भाषा में बात करूँ, नेचर क्या है, आपसे कोई पूछ ले नेचर क्या है। नेचर का मतलब होता है हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस on the human characteristic which include physical characteristic, intellectual capacity, personality and pattern of social interaction। ये है नेचर। तो यहाँ नेचर मतलब वो प्रकृति एक है, ऑफ कोर्स हमारे आसपास जो पूरा एक एटमॉस्फेयर है, पूरी पृथ्वी, वो नेचर का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ जो नेचर वर्ड है ये इसका मतलब है हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस। भाई आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपका कैसी शरीर है, मम्मी पे गया होगा, पापा पे गया होगा, कितने आप बुद्धिमान हैं, पर्सनैलिटी आपका ट्रेट्स कैसे हैं, आप सोशल इंटरेक्ट होते हैं नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपकी हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस से भी आधारित इसमें ये होती हैं। तो नेचर का मतलब ये हुआ। लेकिन नर्चर जो है, नर्चर क्या है, नर्चर का मतलब होता है टू इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, जिसमें कि all of the development outcome in an individual, and after decade of argument over have arrived at a common consensus that human development is the outcome of interaction between the hereditary and the environmental factor। तो नेचर, यहाँ वापस से चलते हैं, डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल को लेके एक इशू ये बना कि कुछ ने कहा कि नहीं ये नेचर का पार्ट है, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं ये नर्चर है ये। तो नेचर और नर्चर में आपको समझ आ गया होगा कि नेचर वाले ये कह रहे हैं कि हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस के आधार पे कोई भी ह्यूमन जो है उसकी जो डेवलपमेंट है वो नेचर बेस्ड होती है। लेकिन जो नर्चर वाले हैं उनका ये कहना है कि नहीं जी ऐसा नहीं है, बहुत सारे कुछ अदर फैक्टर भी हैं, जिसमें हमने बात करी कि उसका जो इन्वायरमेंट है, उसके आसपास जो लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो सब फैक्टर भी। तो उन सब के बीच अगर हम समझें तो फाइनली काफ़ी डिबेट होने के बाद, काफ़ी आर्ग्यूमेंट होने के बाद कि नेचर और नर्चर इश्यूज़ को लेके फाइनली ये माना गया कि नहीं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है वो इट इज़ द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटरी एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर। आगे चलते हैं, कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट का क्या मतलब है। सिंपल, कॉन्टीन्यूस जो है, कॉन्टीन्यूस डिसकॉन्टीन्यूस इशू जो है वो एड्रेस करता है दैट हाउ डेवलपमेंट इवेंट manifest or to show clearly a smooth progression across the life stage। तो देखो पूरी जो लाइफ स्टेज में, जैसे मैंने कहा बेबी जब पेट में गर्भ में जब एक तरीके से स्टार्टिंग होती है, वहाँ से लेके फिर बर्थ होगा बच्चे का, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, तो ये पूरी एक कॉन्टीन्यूटी, एक प्रोग्रेशन, स्मूथ प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। ये कॉन्टीन्यूटी का पार्ट है। डिसकॉन्टीन्यूटी का क्या मतलब है, सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेजेस। डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टेजेस का क्या मतलब, यहाँ पे स्टेजेस का मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ अलग अलग कुछ हैपनिंग्स होंगे, अलग अलग कुछ चीज़ें होंगी उसके साथ, तो वो डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ों का इशू बना, कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट। तो एक जो है वो तो कंटिन्यू डेवलपमेंट चलेगा, मैंने कहा कि वो बिल्कुल अक्रॉस द लाइफ, प्रोग्रेशन अक्रॉस द लाइफ स्टेजेस वो चलता रहेगा, वो कॉन्टीन्यूटी है। भैया आपकी हाइट है, आप बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, फिर उम्र के साथ साथ आप धीरे धीरे बूढ़े भी होते चले जाएंगे, उसमें आप रोक नहीं सकते उसको, वो कॉन्टीन्यूटी में है वो चीज़। लेकिन दूसरा जो है वो है सीरीज़ ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेज की अलग अलग जगहों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेजेस पे और कुछ अदर इश्यूज आएंगे जो ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। तो ये एक इशू है कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी और चेंज। अब ये क्या मतलब है, सिंपल, स्टेबिलिटी का मतलब ही है यहाँ पे दैट चेंजेस इज रिलेटिवली डिफिकल्ट वंस इनिशियली personality trait have been established। In contrast, changes theorists argue that family interaction, social experience and accumulations modify personality। यहाँ पे दो चीज़ों को समझो। स्टेबिलिटी ये कुछ थिंकर जो हैं, कुछ स्कॉलर वो कहते हैं कि भाई जो बंदा एक बार, जिसके अंदर जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं, जो उसको हेरिडिटी के थ्रू मिलते हैं, जीन के थ्रू, डीएनए की फॉर्म में, इस तरीके से, तो वो जो है वो स्टेबल रहेंगे, आप उसको बदल नहीं सकते उस इंसान को। लेकिन चेंजेस वाले जो हैं वो ये कहते हैं थ्योरिस्ट कि नहीं भाई, फैमिली इंटरेक्शन हुआ, स्कूल में एक्सपीरियंस हुआ, आपकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स आपका जो पर्सनैलिटी है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ स्टेबिलिटी एंड चेंजेस। तो वापस मैं चलूँ यहाँ पे, टॉपिक फिर से चलते हैं। इशू हम पढ़ रहे थे कि ह्यूमन ये जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी को लेके क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो नेचर और नर्चर इश्यूज़ को लेके बात की, कॉन्टीन्यूस डिसकॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट की बात की, स्टेबिलिटी एंड चेंज की बात की।
अब एक और चीज़ देखो, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स लेते हैं मैं आपको बता दूं, तो नोट्स में ना बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको इग्नू का मटेरियल बिल्कुल भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके नोट्स को बाई कर सकते हैं 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। और जो लोग नोट्स बना रहे हैं, तो जिस पैटर्न पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, आप उसी बेसिस पे अपने नोट्स बना सकते हैं और वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। अब लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जो है फ्रेंड्स, उसका क्या मतलब होता है। देखो, सिंपल सी हम भाषा में बात करें कि लाइफ स्पैन जो डेवलपमेंट है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एम्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ स्टेबिलिटी एंड चेंज। जस्ट ऊपर मैंने बात की अभी कि स्टेबिलिटी और चेंज में क्या अंतर है। कुछ ने कहा था कि स्टेबल रहती है चीज़ें, जो पर्सनैलिटी आपकी इनिशियल पर्सनैलिटी जो ट्रेट्स हैं वो हमेशा वही मौजूद रहेंगे। और कुछ स्कॉलर ने कहा कि नहीं, समय के साथ फैमिली इंटरेक्शन, स्कूल इंटरेक्शन, इन सब के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। तो वही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी का एम ये है कि उस पैटर्न को समझना, ये जो स्टेबिलिटी और चेंजेस का जो पैटर्न्स है उसको समझना, ये है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट वर्क। दूसरा, पॉल बी बाल्स जो हैं जर्मन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव एजिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया। अब ये क्या है, सिंपल भाषा में हम बात करें तो देखो उन्होंने क्या कहा, अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ए पर्सन ऑफ ओल्ड एज हु हैज़ द एबिलिटी टू बी स्किल्ड राइटर मे चूज टू कंटिन्यू टू रीड वाइडली and do brain exercises such as the puzzles and write letters to daily newspapers on the concerned issues or write articles to the community and become involved in it। क्या समझे यहाँ पे कि एक पर्सन जो है वो ओल्ड एज उसकी हो गई, लेकिन अगर उसकी स्किल्स मीन्स उसके पास एबिलिटी है कि वो लिख सकता है, तो वो अपने उसमें आर्टिकल पब्लिश कर सकता है, पजल जो गेम्स हैं उनको सोल्व कर सकता है, न्यूज़पेपर में इश्यूज़ जो उसके ऊपर बोल सकता है, लिख सकता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एजिंग सक्सेसफुल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। वो सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप समय के साथ मीन्स आपकी एज बढ़ती है, उसी तरीके से आपका जो मैक्सिमाइजिंग पॉजिटिव आउटकम्स है वो इंसान को देखने को मिलता है। सिंपल हम बात करें कि इंसान अपनी स्किल्स का फुल्ली यूज़ करता है। तो ये है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, जो कि किसने दिया था, ये पॉल बी बाल्स ने दिया था, पर्सपेक्टिव एजिंग का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर मैं और आगे बात करूं कि प्रिंसिपल ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, इसमें कौन कौन सी मेजर प्रिंसिपल हैं। पहला कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग है ना, जो मैंने कहा आपको कि कंसेप्शन से लेके डेथ तक आपका वो कंटिन्यू चलता है। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जो है वो पहला कि डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग है। दूसरा, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। आप उसको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक तरीके का डेवलपमेंट होगा, नहीं, बायोलॉजिकल, कोग्निटिव, सोशली, इमोशनली, हर तरीके के डायमेंशन में डेवलपमेंट होता है। सो डेवलपमेंट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल। थर्ड, डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल भी। अब ये मल्टी डायरेक्शनल का क्या मतलब है, सिंपल से हम बात करें, लीनियर एक लाइन की तरह नहीं चलता है डेवलपमेंट। कभी आप देखना, कभी आप पाएंगे कि जीवन में आप बहुत पॉजिटिव हैं, जीवन तो बड़ा बोल दिया मैंने, दिन की मैं बात करूं, आप पाएंगे किसी दिन आप पॉजिटिव हैं, किसी दिन आप नेगेटिव हैं, किसी दिन आपको मन करेगा यार बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई करूं या पढ़ाई मुझे पढ़ना है, अगले ही क्षण पाओगे कि नहीं यार पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल है, सिंपल में भाषा में बात करूं। और यहाँ पे जो बाल्स जो हैं, जो ऊपर भी जो मैंने आपके स्कॉलर का जो बात की थी, पॉल बी बाल्स, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया इस प्रोसेस का, जो उन्होंने मल्टी डायरेक्शन प्रोसेस को उन्होंने जो नाम दिया वो दिया सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपनसेशन। इसका मतलब क्या है कि वेयर इन पर्टिकुलर फंक्शंस आर प्रायोरिटाइज देयर बाय रिड्यूसिंग द कैपेसिटी ऑफ अदर पर्टिकुलर्स। सिंपल हम बात करें कि इसके चलते आपकी जो अदर जो पार्टिकुलर्स जो हैं वो उनकी कैपेसिटी रिड्यूस होती है। अगर इसको पूरा ना रट के आप सिंपल ये समझो कि सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपनसेशंस का मतलब ही यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है और वो प्रॉपर लीनियर ऐसे नहीं चलता है कि आप उसको चीज़ों को लेके, ये तो सिलेक्टिव के वे में है कि आपके डिपेंड है आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो, ठीक है। तो ये है कि डेवलपमेंट, पहला मैंने बताया डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक। अब ये क्या वो कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे प्लास्टिक होता है ना, आप देखो प्लास्टिक एक आप उसको जलाओगे अगर तो एकदम सिकुड़ जाता है,
खींचोगे एक तरीके से वो खिंच भी जाता है, थोड़ा स्ट्रेचेबल भी हो जाता है। मोड़ोगे उसको तो पूरा बड़ा पॉलीथीन है वो छोटा, मतलब मुड़ के आपको एक मुट्ठी में भी आ सकता है। तो सेम है कि डेवलपमेंट भी प्लास्टिक की तरह है कि समय के साथ आपका क्या होता है, आपको जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने एक्सपीरियंसेस में, अपनी लाइफ में, और आप मॉडिफाई भी करते हैं, समय के साथ आप खुद को बदलते भी हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। इसमें क्या है कि डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें अदर जो डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको भी एसोसिएट करते हो। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट है डेवलपमेंट। और नेक्स्ट है डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है कॉन्टेक्चुअल एंड सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस। समाज आपका, आपका कल्चर, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इन सब के थ्रू भी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो ये है फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स की जो मैंने बात करी कि लाइफ स्पैन जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। इसमें यहाँ पे अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताया आपको कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट एंड द सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस। उसमें दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस एंड नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इसका क्या मतलब है, सिंपल भाषा में याद रखना, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस वो होता है कि जो घटनाएं होती हैं, हिस्ट्री, आपका सोशल कल्चरल जो हिस्ट्री है वो आपकी डेवलपमेंट, आपके ह्यूमन डेवलपमेंट में कैसे चेंज करती है। जैसे कोविड अभी आया, कोविड के कारण देखो पूरा क्या क्या चेंजेस आए हमारी लाइफ में। इवन एजुकेशन तो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक जो ऑनलाइन भी हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखने को मिली हैं ऑफकोर्स। तो कोविड के कारण सेम वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन जब आया दुनिया में 1928 और 30s के दौरान, तो उन सब के कारण दुनिया में क्या चेंजेस हुए या किस तरीके से इंसान ने इन चीज़ों से सीखा। तो ये है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, इसमें ये होता है कि ये एक इवेंट दैट आर यूनिक टू इंडिविजुअल, जो कि हर एक इंडिविजुअल के आधार पे, जैसे आपकी कोई डिग्री है, आप किस तरीके से आपके घर में माहौल है, मीन्स आप जो खुद से जो सीखते हैं पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल्स की जो आपकी लाइफ है उस पे जो चीज़ें आप सीखते हैं वो है नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे दो मैंने आपको बताया, नॉर्मेटिव एंड नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। नोट्स में फ्रेंड्स ये बिल्कुल इजी फॉर्म में आपको दिए हुए हैं, आपको मतलब चिंता ही नहीं करना है, जस्ट स्टोरी रूप में सुनो लेक्चर को, और नोट्स जो लेता है तो बाद में नोट्स बस देख लेना, फिर आपको इग्नू का मटेरियल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जो वर्ड है इनको एक्सप्लेन थोड़ा सा करना होगा कि इसने यहाँ पे बात की कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल। तो हेरिडिटी क्या है भाई, हेरिडिटी का मतलब ही है यहाँ पे दैट सम टोटल ऑफ द पोटेंशियलिटी इनहेरिटेड एट बर्थ, जो जन्म के साथ आपको मिलती हैं। तो वो एक जो ट्रेड्स होते हैं आपके, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्रोमोसोम की फॉर्म में वो फादर टू जो मतलब डॉटर है या सन है उस तरीके से वो जाते हैं बच्चों में। तो हेरिडिटरी मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या है, द सम टोटल ऑफ द पोटेंशियलिटी इनहेरिटेड एट बर्थ, जो समय के साथ, जन्म के साथ आपको मिलती हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं क्रोमोसोम की फॉर्म में। इसमें आपकी जो आपका फिज़िकल, आपका मेंटल, इमोशनल, ये सब जो ट्रेड्स हैं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो हमें पेरेंट्स से ही मिलते हैं। ये हुआ हेरिडिटी। अब आता है इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस क्या है। इन्वायरमेंटल सॉरी फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल जो एक्सपीरियंसेस है उसमें आएगा आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। एक्चुअली में ना लेक्चर बना बना के थोड़ा गला ख़राब हो जाता है, तो इसलिए बोलते हुए मैं एक्चुअली अभी मतलब कई बार क्या होता है रात में टाइम मिलता है तो कई लेक्चर अपलोड करने पड़ते हैं, तो इसलिए सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, इन्वायरमेंटल जो एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था, इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस जो है उसमें मैंने कहा कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जैसे न्यूट्रिशन, हेल्थ, आपको कैसा है, आपके सेफ्टी, या ये सिंपल भाषा में बात करें आपको न्यूट्रिशन कैसा मिला, सोशल, आपके आसपास फैमिली, स्कूल, रिलीजन का रोल, ये सब जो चीज़ें हैं ये इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस हैं, जिसमें आपके टीचर हुए, आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हुए, आपके फ्रेंड सर्कल हुआ, आपके आसपास माहौल हुआ, ये सब चीज़ें भी आपके जीवन को शेप देते हैं। तो हेरिडिटी इन्वायरमेंट का मतलब पहले मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा समझें अगर अच्छे से
कि ये जेनेटिक जो इनहेरिटेंस है इसका प्रॉपर रोल अगर वो आपसे पूछ रहा है, आपको एक्सप्लेन करना है कि रोल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस है तो इसमें क्या है। देखो फ्रेंड्स, अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूँ ना, पहले बेसिक सी चीज़ समझे। जो कंसेप्शन होता है ना, कंसेप्शन मतलब वही बार बार ये वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान ये कैसे होता है, ये होता है जब एग, जब मीन्स व्हेन द एग एंड द स्पर्म यूनाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मीन्स जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं मेल एंड फीमेल, तो फीमेल का एग, मेल का स्पर्म जब दोनों मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, वहाँ से जाइगोट बनता है। इट लीड्स टू बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और वहीं से स्टार्ट होता है न्यू ऑर्गेनिज्म की का जीवन। ये हुआ पहली चीज़। अब मेन है जो मैंने कहा कि आपको ये जो जाइगोट बना इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और वो किस तरीके से आते हैं, हाफ वो आपको ऐसे भी समझना, ये प्योर थोड़ी सी साइंस है लेकिन इंटरेस्टिंग, आपको पता होना चाहिए। जैसे जिस चाइल्ड में एक्स क्रोमोसोम होंगे ना, वो होगी महिला, एक्स वाई जो क्रोमोसोम है वो होगा मेल। तो यहाँ पे दो बात समझ आ गई हमें कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स महिला में एक्स होते हैं, और जो मेल होता है उसमें एक्स वाई होते हैं। और कैसे पूरी प्रोसेस हमने देखी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब होगी उसके थ्रू एग और स्पर्म मिलेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और वहीं से न्यू ऑर्गेनिज्म जो है सॉरी वो डेवलप होता है। ये हुआ। अब आगे अगर हम चलें थोड़ा सा, यहाँ पे हमें देखना होगा कि कई बार ये जो जितना इजी हमें लगता है ना, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी बॉडी अच्छी है, सारी चीज़ें, तो हमें लगता है कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन फ्रेंड्स ये सच में बड़ी बात है कि आप गॉड को थैंक्स बोल सकते हो कि आप इस तरीके से पैदा हुए हो। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमको काफ़ी सारे अब सिम्टम्स वो देखेंगे, सिंड्रोम्स। जो सिंड्रोम है कि बहुत सारे आपको कई बार डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। अब एक और चीज़, इग्नू में ना देख अच्छे से ये चीज़ें दे नहीं रखी, नोट्स में तो मैंने प्रॉपर डायग्राम भी साथ में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो नोट्स नहीं ले रहे स्टूडेंट्स उनको दिखा देता हूँ मैं कि किस तरीके से पढ़ना होता है। तो जैसे डाउन सिंड्रोम है तो आप ऐसे गूगल पे डालें, और जस्ट ए मिनट, ये देखो, ये जो आप यहाँ गुड़िया देख रहे हैं, ये बच्चे देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये डाउन सिंड्रोम है ये, तो आपने ज़रूर ऐसे देखा होगा। अब ये कैसे होता है डाउन सिंड्रोम? तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा जब हो जाए तो उससे ये होता है, और इसमें मेंटली और फिजिकली चैलेंज देखने को मिलता है। इसको क्रोमोसोम 21 या फिर ट्राइजोमी 21 भी बोलते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान रखना है, किससे रिलेटेड है, डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड। दूसरा सेम अगर मैं बात करूं, टर्नर सिंड्रोम्स भी एक है। ऐसे कुछ सिंड्रोम्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। जस्ट अ मिनट, देखो ये ना टर्नर जो सिंड्रोम्स हैं, जैसे ये लेडी हैं, तो इसमें आप देखेंगे ना, जैसे ब्रेस्ट जो है तो वो भी एक नॉर्मल लेडी की तरह ना होकर इनकी जो छाती है, चेस्ट है, वो थोड़ी चौड़ी होती है, वाइडर मेल की तरह, और नेक भी थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिलेगी। और इवन इसमें अगर और मैं बात करूं कि इनफर्टिलिटी होती है, मीन्स ये जो महिलाएं हैं ऐसे बच्चे पैदा ये नहीं कर सकती। तो टर्नर जो सिंड्रोम्स है वो भी एक डिसऑर्डर है। इस तरीके से मीन्स आप इसको देख देख के इनको कर सकते हैं। नोट्स में तो ये सारी डायग्राम्स और ये सब अच्छे से मैंने मेंशन किया हुआ है। खैर, तो डाउन सिंड्रोम मैंने बताया। दूसरा टर्नर सिंड्रोम जो अभी फ़ोटो मैंने आपको दिखाई, उसमें क्या है कि इनफर्टिलिटी होगी, प्यूबर्टी जो है वो आपकी डिले हो जाएगी, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। और इसमें क्या होता है, इसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। जैसे जो डाउन सिंड्रोम में मैंने बताया था एक एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए उसको ट्रीसोमी 21 बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक मिसिंग होता है। ठीक है। सेम अगर हम बात करें आगे, क्लिनी फिल्टर सिंड्रोम्स भी होता है जिसको हम XXY सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये मेल में होता है। इसमें जनरली जो रिप्रोडक्टिव मसल्स जो हैं वो रिड्यूस होती हैं, और बॉडी हेयर ये सब मीन्स नहीं होते, और इनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मीन्स स्पर्म जो है वो नहीं बनता है, ये सब हैं। तो उसको किनल फिल्टर सिंड्रोम्स बोलते हैं, इसका दूसरा जो नाम है वो XXY सिंड्रोम भी है। इसके अलावा एक और सिंड्रोम भी है जिसको पॉलीडेक्टाइल भी बोलते हैं। जैसे आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा, उसके 2 अंगूठे हैं, ठीक है ना।
तो पोलीडाइटल जो है ये कंडीशंस होते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा फिंगर जो है आपकी या फिर टॉय जो अंगूठा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये वापस सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये मैं आपको पूरा एक बता रहा था यहाँ पे कि रोल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस हमने देखा कि अगर प्रॉपर जाइगोट जो फॉर्मेशन हो रही है वो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज हो रही है, एक्स एक्स सिर्फ बन रहे हैं, तो हमने देखा कि महिला है, एक्स वाई जो क्रोमोसोम का जो पेयर बना तो मेल है। लेकिन इनमें अगर बिगड़ता है, मीन्स या तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाए या एक कम हो जाए, इस तरीके से अगर चीज़ें होती हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और वो सब सिंड्रोम्स आपको फिर ध्यान रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब चलते हैं रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, एक थोड़ा साइंस की तरह अगर आपसे कोई पूछ ले अगर कि डीएनए और ये आपके जीन इन सब में क्या अंतर होता है, तो सेम ये भी आप एक बेसिक सी चीज़ बस आप ध्यान रखें कि डीएनए, जीन, क्रोमोसोम ये सभी मिल के आपको बनाते हैं। मीन्स जो आज आप हैं वो डीएनए, जीन और क्रोमोसोम की मदद से ही हैं। तो ध्यान रखना, डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स वर्क टुगेदर टू मेक यू हु यू आर। जो आज आप दिखाई दे रहे हो वो इन तीनों के कारण ही दिखाई दे रहे हो। और ये किसका पार्ट है, तो जो अभी जस्ट मैंने आपको टॉपिक ऊपर बताया है, रोल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस में। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि रोल ऑफ इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है फ्रेंड्स वो क्या है। देखो, इसमें अगर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है, अगर हम बात करें कि लेविन्स फील्ड थ्योरी, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुर्ट लेविन्स जो हैं, सिंपल इनको बात करें तो लेविन्स फील्ड थ्योरी, आप इससे ध्यान रखें। ये जो थ्योरी है लेविन्स फील्ड थ्योरी, ये क्या है, थ्योरी दैट डिस्क्राइब बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए पर्सन एंड द इन्वायरमेंट। एक व्यक्ति खुद, इंसान मीन्स जो है वो जब अदर इन्वायरमेंट के साथ, अदर इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, स्कूल हो सकता है, आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। तो पर्सन जब इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन में आता है, पर्सन इंटरेक्ट विद अदर इन्वायरमेंट, तो उसको डिस्क्राइब किया है लेविन्स फील्ड थ्योरी ने। मीन्स ये थिंकर ने, इन्होंने, स्कॉलर ने अपनी थ्योरी दी है, उसी का नाम है लेविन फील्ड थ्योरी, जो कि डिस्क्राइब करती है इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट। सॉरी। अब यहाँ पे एक और चीज़, जो दुर्गानंद सिन्हा है उनका एक इकोलॉजिकल मॉडल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी से ही एसोसिएट करके आपको चलना है। दुर्गानंद सिन्हा इकोलॉजिकल जो मॉडल है उसमें उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। उसमें उन्होंने कहा कि दो इम्पोर्टेंट लेयर होती हैं, अपर लेयर एंड द सपोर्टिव एंड द सराउंडिंग लेयर। ये दो लेयर मिलके किसी भी बच्चे का विकास जो है मीन्स डेवलपमेंट कराती हैं। अब आएगा कि अपर लेयर में क्या है। अपर लेयर में है जैसे फैमिली, आपके घर का होम इन्वायरमेंट हुआ, ठीक है। इसके अलावा द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग हुआ, पीयर ग्रुप्स, ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स ये आपकी मानी जाती हैं अपर में। तो अपर लेयर में जैसे फैमिली का रोल, उन्होंने कहा कि फैमिली का जो रोल है वो इंडिविजुअल लेवल पे लव, अफेक्शन, केयर, सेफ्टी, वो सब उनको फैमिली से ही मिलती हैं या उन्हीं आधार पे बच्चा सीखता है। होम इन्वायरमेंट, घर का माहौल कैसा है, अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन है, बच्चे एक दूसरे सिबलिंग्स अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयज़, बच्चों को टॉय मिले हुए हैं, और इसके अलावा बड़े जो हैं, बड़े बूढ़े, उनके साथ लो आप रहते हैं, तो वो घर का जो इन्वायरमेंट है वो भी आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा पॉजिटिव वे में। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो नेगेटिव भी जाएगा। सेम है, स्कूल की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे किस तरीके का आपको माहौल दिया जाता है, वो सब चीज़ें आपको पॉजिटिव की तरफ भी ले जा सकती हैं। अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको तो आपका जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव में भी जा सकता है। पीयर ग्रुप, आपका जो आसपास जो माहौल है, सर्कल्स है दोस्तों का, वो किस तरीके का है। तो ये जो सारे जो मैंने बताए, फैमिली, होम इन्वायरमेंट, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग और पीयर ग्रुप, ठीक है, ये जो सारे पार्ट हैं इसको उन्होंने बोला है अपर लेयर। अब आते हैं कि स्पोर्टिंग जो लेयर है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। स्पोर्टिंग जो लेयर है फ्रेंड्स उसमें आएगा आपका सबसे पहले तो जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। अब ये क्या मतलब है भाई इसमें ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट का मतलब ये है, जैसे आप एक छोटी चीज़ देखो कि घर का जो आपका माहौल है, किस एरिया में आप रह रहे हैं। जैसे मान लो एक तो आप ऐसे एरिया में रह रहे हो, मान लो ठंडा एरिया है,
या फिर जहाँ पे फ्रीडम, अगर यहाँ पे सेंस में थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करूँ कि जो कंडीशंस हैं, घर की कंडीशंस, उसके आसपास का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चिल्ड्रंस की वेलबींग की बात होती है, और इसके अलावा ग्रोथ और वैसी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मैं कहूँ अमेरिका है, अदर डेवलप्ड कंट्री हैं, तो जैसे वहाँ पे आपको एजुकेशन या अपना अदर जो इंटरेस्ट ऑफ द फील्ड चुनने का काफ़ी आपको स्कोप मिलेगा। मैं साइकोलॉजी की ही बात करूँ तो जैसे डेवलप कंट्रीज़ में साइकोलॉजी में ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू इंडिया आज के दिन। तो आने वाले समय में होगा, लेकिन एक समझने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो चीज़ें हैं वो पहले से ही उन्होंने काफ़ी साइकोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और साइकोलॉजिस्ट की डिमांड भी बहुत है। तो जर्नल जियोग्राफिकल जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट में। ये हुआ सपोर्टिंग लेयर। दूसरा है कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल में तो सेम आपका रिलीजन, आपकी लैंग्वेज, आपका ट्रेडिशन, आपका कस्टम, ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका बिलीफ, आपकी वैल्यूज़, नॉर्म्स। सोशल क्लास एंड कास्ट का क्या मतलब है कि आपका सोशल आसपास आप के जो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं, सोशली आप इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंसेस कैसा है समाज को लेके, समाज आप किस समाज में आप रह रहे हैं, आप कंजर्वेटिव समाज में रह रहे हैं, आप लिबरल समाज में रह रहे हैं। और मान लो कोई बच्चा है जो हमेशा कास्ट, क्लास, इन सब को देख रहा है, धर्म के आधार पे भेदभाव देख रहा है, जाति के आधार पे, तो वो सब चीज़ें उस तरीके की वो सीखेगा। ठीक है, तो ये है सपोर्टिंग लेयर। तो जर्नल जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशल क्लास एंड कास्ट, तो ये दोनों लेयर आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था दुर्गानंद सिन्हा ने, तो उन्हीं का है दुर्गानंद सिन्हा इकोलॉजिकल मॉडल, जिसमें उन्होंने 2 लेयर की बात की है, जिसके तहत वो कहना चाह रहे हैं कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर समझना हो तो इन 2 लेयर से समझो, अपर लेयर से एंड सपोर्टिंग एंड द सराउंडिंग लेयर से। और उससे ऊपर जो लेविन्स जो फील्ड थ्योरी जो मैंने बताई थी वो बताती है कि एक इंसान जो है पर्सन और इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन होता है और उसी आधार पे इंसान का डेवलपमेंट होता है। तो किसी की भी थ्योरी आए, लेविन की आए चाहे दुर्गानंद की आए, आप ये दोनों बातें ऐसे प्रॉपर लिखेंगे, ध्यान रखना। और ये जो है एक और जो मैं बताऊं कि ये मैंने आपको बताया पहले ही, ये रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर में आएगा। और उससे ऊपर जो हमने देखा था जिसमें मैंने कुछ आपको सिंड्रोम्स भी दिखाए थे, वो है रोल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स आपका पूरा चैप्टर। और नोट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिर से बोल दूं, प्लीज़ दिमाग ना लगाएं। नोट्स लेक्चर जो है आप मज़े से सुने स्टोरी की तरह, और फिर नोट्स को पढ़ जाना बस, इग्नू का मटेरियल खोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।